हेलो दोस्तों, द जॉब सेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे तत्वों की वर्गीकरण का आवर्त सारणी में, और अभी आज पढ़ना है हमें क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बताया था? मोजले ने बताया था। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अभी तक हमने कौन कौन सा नियम पढ़ लिया है, जैसे डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ लिया है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये तीनों को हमने पढ़ लिया है। अगर वीडियो को देखना होगा तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या बातें कही गई है मोजले के द्वारा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैंने बताया था कब, 1913 में। 1913 में तो सोचिए, अगर इन्होंने मात्र इनका जो मृत्यु हो गया था बहुत कम अवस्था में हो गया था, जबकि मेंडलीव को आपको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1906 में मिला था, और इनका जो कॉलेज में दाखिला हुआ था 1906 में हुआ था। और ये बहुत लगभग 24-27 साल की उम्र में मर गए, डेथ कर गए थे। और उस समय क्या इनका जो एज बहुत एक तो कम था, और कहा गया क्या, और इनको भेज दिया गया था आपके युद्ध में। क्यों? 1913-14 के आसपास आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उस समय इनका एक युद्ध में भेज दिया गया था, और वहां पे एक स्नाइपर के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद क्या साइंटिस्ट को किसी भी युद्ध में जाने से बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये होते तो और भी ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करके और अच्छे अच्छे चीजों को दे सकते थे, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद ये वो चीजें नहीं दे पाए। चलिए आज उनके बारे में बात करते हैं। हेनरी मोजले, जो इन्होंने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया। तो न्यूलैंड्स ने, डोबेराइनर ने और मेंडलीव ने, तीनों ने किसका लिया था आधार? किसको लिया था? परमाणु द्रव्यमान का। लेकिन इन्होंने उस आधार को बदल के किसको लिया? परमाणु संख्या को आधार लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण में किसको आधार लिया? तो परमाणु संख्या का। तो यहाँ पे बोला गया है तत्वों का गुणधर्म आर, तत्वों की परमाणु संख्या। आर का मतलब हमने कल क्या बताया था? रिलेशन, यानी संबंध रखता है तत्वों के परमाणु की संख्या से तत्वों का गुणधर्म। तो कैसा गुणधर्म? क्वेश्चन फिर उठता है कि कैसा गुणधर्म होना चाहिए तत्वों का? तो वो गुणधर्म तत्वों का रासायनिक या भौतिक होना चाहिए, जो कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। मतलब रिलेशन दर्शाता है किसके साथ? परमाणु संख्या के साथ। और इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज किया था। एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी ये अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका उन्होंने यूज करके आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया था, ठीक है। इस नियम में उन्होंने तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम का उपयोग करके उन्होंने तत्वों को विभिन्न उनके वर्गों और आवर्त में सजा दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में फिर क्वेश्चन आता है कितने आवर्त होंगे, कितने वर्ग या समूह होंगे, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधम जिसे हम ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 18। और आवर्त यानी जो 36 कतारें होती हैं, तो कैसे आवर्त सारणी कैसी होती है? कुछ ऐसे और ये ऐसे। तो इस वाले को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और इस वाले को आवर्त, यानी 36 कतारें जो होती है उसे आवर्त कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी होती है? 7, ठीक है। अब कहा गया कि जो तत्व विशिष्ट समूह में होंगे या ग्रुप में होंगे, उनकी संयोजकता या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होगी। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं, एग्जाम्पल में कैसे उसकी संयोजकता समान होगी। तो हमने फर्स्ट ग्रुप के तत्व को कैसे याद किया था? हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद रूबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये सब तत्वों की जो संयोजकता होगी वो हमेशा 1 होगी। कैसे? तो हाइड्रोजन के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नील्स बोर थीसिस के हिसाब से हमने क्या निकाला है? K1, यानी K1। तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लिथियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है परमाणु संख्या में? 3 नंबर पे। तो उसके साथ आपका उसका हम अगर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकाले तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? K2 और
L1। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया, तो संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर पोटेशियम, तो ये भी कितना है, समूह 1 में है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 19 होती है। तो इस हिसाब से हम निकाले K2, L8, M8 और N1। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 1 बची। तो इस कारण से इसकी भी संयोजकता 1 हुई। और हम पढ़ रहे थे आपका संयोजकता इसका 1 होता है। अब बात करते हैं दूसरे समूह के एलिमेंट की, जिसमें आप कुछ कुछ तथ्य याद रखिए। बेमक का सरबराह, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। तो ये सब तत्वों में इसकी संयोजकता कितनी होती है, हमेशा 2 होगी, ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। अब बात करते हैं कि इनमें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी इनके आवर्त सारणी में। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे जाने में, इनके समूह में ऊपर से नीचे, यानी समूह में ऊपर से नीचे जाने में कोषों की संख्या, जो आपका कक्षाओं की संख्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन में कोषों की संख्या कितनी है, 1 है। तो और क्यों, क्योंकि उसमें उसकी परमाणु संख्या भी 1 है। लिथियम की परमाणु संख्या कितना है, 3 है, तो उसकी कोषों की संख्या में 1 वृद्धि हो गई। फिर सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, जबकि वो हाइड्रोजन और लिथियम से भी नीचे है, तो इसमें कोषों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ गई परमाणु संख्या के हिसाब से। अब बात करते हैं और क्या हो सकता है। तो इसमें समूह में ऊपर से नीचे जाने में क्या हुआ, कक्षाओं की संख्या बढ़ी। अब बात करते हैं इसमें आपके आवर्त में क्या होगा। तो आवर्त में बायां से दायां जाने पे, कहां जाने पे, बायां से दायां जाने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। किसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन से हीलियम जाए तो क्या होगा, आपकी परमाणु संख्या के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। दूसरा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन। तो ये सब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे बायां से दायां, तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ साथ परमाणु संख्या में वृद्धि होगी। फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और आर्गन। तो ये आपका क्या, इस तरह से देखने पे आपको यहाँ से बायां से दायां जाने पे हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, दूसरा कंडीशन। फिर अगर कोषों या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो उस सूत्र का फॉर्मूला होता है 2n²। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निकालने का सूत्र क्या होता है, तो 2n² होता है इसका सूत्र। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि परमाणु आकार, जो परमाणु का आकार होता है वो किससे पता चलेगा। तो परमाणु का आकार उसके त्रिज्या से पता चलेगा। किससे, उसके त्रिज्या से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार किससे पता चलेगा, तो उसकी त्रिज्या से पता चलेगा। फिर बोल रहा है स्वतंत्र परमाणु केंद्र किससे कक्षाओं की दूरी उसकी साइज दर्शाती है। मतलब आपके कक्षा की दूरी केंद्र से कितनी दूरी पे है वो परमाणु का साइज दर्शाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है। तो इससे पता चलेगा उसका क्या साइज कितना है। तो हाइड्रोजन की त्रिज्या है 37 pm। pm मतलब 1 pm इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, यानी इसको pm को क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। तो पूछ सकता है क्वेश्चन हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है, तो 37 pm या 37 पिकोमीटर, 37, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कि आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर त्रिज्या घटती है, ठीक है। क्या होगी, त्रिज्या घटेगी। और साथ साथ नाभिक का आवेश बढ़ने के साथ साथ नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। जैसे जैसे नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो नाभिक अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और इस कारण से परमाणु का जो साइज होगा वो घट जाएगा। तो परमाणु का साइज कब घटेगा, जब नाभिक में उपस्थित आवेश बढ़ जाए और नाभिक के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तब वो क्या होता है, परमाणु का साइज घटा देता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि
तो इसमें कैसा एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो बेरिलियम का कितना आपका पिकोमीटर लिया गया है, तो उसकी त्रिज्या 111 पीएम। उसके बाद बोरोन का त्रिज्या 88 पीएम यानी 88 पीएम, कार्बन का 77 यानी 77 पीएम, और नाइट्रोजन का 74 यानी 74 पीएम। इतना आपका ये देख रहे हैं आप, एक लाइन से यहाँ पे बेरिलियम है तो यहाँ पे उसका सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बोरोन है तो उसका उससे कम है, फिर यहाँ पे आपका कार्बन है उससे कम है, फिर नाइट्रोजन है उससे कम है। तो यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पे इसकी त्रिज्या घट रही है, ठीक है, जबकि ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे उसका साइज बढ़ जाता है, किसका, उस परमाणु का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिथियम का कितना 152 पीएम, फिर से सोडियम का 186 पीएम, उसके बाद पोटेशियम का 262 पीएम। तो ये साइज उसका परमाणु का बढ़ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रख लेते हैं। कौन कौन बात, कि परमाणु का आकार अगर वर्ग में ऊपर से नीचे हो तो बढ़ेगी, फिर आवर्त में बाएं से दाएं हो तो घटेगी, फिर विद्युत धनात्मकता क्या होगा आपका बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे वो घटेगा। फिर से आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ेगी। फिर विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे यह बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की जो संयोजकता होती है या प्रीति जो जुड़ता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, घटेगा, और यहाँ पे यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी में देखें तो एक तरफ धातु होता है, दूसरी तरफ अधातु, और इन दोनों को एक बीच में जिगजैग लाइन बांट देता है, उसे हम उसमें उसका है उपधातु, जो कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब उपधातु होता है, वो उसमें उपस्थित होता है। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। तो जॉब सेकंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमेशा इस चैनल पे बने रहिए।